चलो दोस्तों, चलिए ये अभ्यास का निर्माण आईएएस की, इसको दोस्तों हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये चौथा संस्करण होगा इसका, और इसमें दोस्तों इकाई 1 का संपूर्ण पाठ्यक्रम डिस्कस किया जा रहा है। तो इकाई 3 में मतलब अभ्यास का जो थर्ड हमने डिस्कस किया था उसमें भी इकाई 1 का संपूर्ण पाठ्यक्रम डिस्कस किया था, और इसमें भी चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में शंखलिपि के अभिलेख कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों सांची में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भरहुत, सतना एवं सांची रायसेन के स्तूपों पर शंखलिपि के अभिलेख मिलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों नलपुर, ये मुरैना में नहीं है, ये शिवपुरी में। कहाँ है? शिवपुरी में, नलपुर। तो इसका प्राचीन नाम जो था नलपुर था, इसका जो नया नाम है शिवपुरी है, ना कि मुरैना। अवंती तो उज्जैन, वत्स ग्वालियर, टुंडीगढ़ दमोह, ये सभी सुमेलित है। शून्य का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख कौन सा है? तो ये चतुर्भुज अभिलेख है। शून्य का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख ग्वालियर किले पर स्थित चतुर्भुज अभिलेख है। तो ये ग्वालियर किले पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था? तो ये रतलाम। तो इसमें दोस्तों बुरहानपुर होगा, रतलाम नहीं होगा। बुरहानपुर का प्राचीन नाम ब्रह्मपुर था। मध्यकाल का विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? मध्यकाल का विक्रमादित्य, तो ये दोस्तों परमार भोज को कहा जाता है। मध्यकाल के विक्रमादित्य के नाम से परमार शासक भोज को जाना जाता है। उन्हें कविराज भी कहा जाता है, कविराज। महाकौशल कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? तो ये सुंदरलाल तपस्वी। मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 में महाकौशल कांग्रेस कमेटी की स्थापना की गई। इसके अध्यक्ष पंडित सुंदरलाल तपस्वी थे, पंडित सुंदरलाल तपस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि नमक सत्याग्रह के दौरान मध्य प्रांतीय युद्ध समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ये दोस्तों गोविंद दास को अध्यक्ष चुना गया था। गांधी जी के नमक कानून के उल्लंघन के साथ कांग्रेस समितियां अवैध घोषित कर दी गईं तथा इन्हें युद्ध समितियों में परिवर्तित कर दिया गया। मध्य प्रांतीय युद्ध समिति के अध्यक्ष सेठ गोविंद दास तथा महामंत्री द्वारिका प्रसाद थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई? तो ये जबलपुर से हुई थी। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ होता है। मध्य प्रदेश में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत जबलपुर से हुई तथा इसका सर्वाधिक प्रभाव सागर में रहा। कहाँ? सागर में। और मध्य प्रदेश के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही का दर्जा बाबू गोविंद दास को प्राप्त है। बाबू गोविंद दास को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किसका संबंध थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से रहा है? तो ये रविशंकर शुक्ल का संबंध रहा है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के सदस्य रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1875 में हुई थी, और इसके संस्थापक और अध्यक्ष कौन थे? तो मैडम लॉर्ड वास्की और कर्नल ऑलकॉट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? मध्य प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत विदिशा से हुई थी। कब? 2 अक्टूबर 1942 को ग्वालियर रियासत के विदिशा से हुई थी। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें घुनघोटी जंगल सत्याग्रह ये छिंदवाड़ा में नहीं है दोस्तों। ये कहाँ है? तो अगस्त 1930 में घोड़ा डोगरी बैतूल में जंगल सत्याग्रह, ये सही है। टुरिया जंगल सत्याग्रह सिवनी, ये भी सही है। लेकिन जो ये घुनघोटी जंगल सत्याग्रह था ये कहाँ हुआ था? ये तो उमरिया में हुआ था। उमरिया में कब? 1930 में हुआ था। और जो घोड़ा डोगरी जंगल सत्याग्रह था बैतूल में हुआ था, इसके नेतृत्व करता गंजन सिंह कोरकू। और जो 9 अक्टूबर 1930 को टुरिया जंगल सत्याग्रह हुआ था सिवनी में, उसके जो नेतृत्व करता थे वो दुर्गा शंकर मेहता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में वर्ष 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई थी? तो स्वामी ज्ञानानंद के नेतृत्व में
रतलाम कांग्रेस समिति के तहत वर्ष 1931 में स्त्री सेवा दल की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता की मांग के साथ साथ समाज सेवा करना। सही मेल करना है इसमें। तो इसमें दोस्तों कसाई खाना आंदोलन ये सागर में था। पंजाब मेल हत्याकांड खंडवा से एसोसिएटेड है। चरण पादुका कांड ये छतरपुर से एसोसिएटेड है। और चावल आंदोलन ये रीवा से एसोसिएटेड है। तो कसाई खाना आंदोलन सागर में 1920 में, कब 1920 में माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने कर्मवीर समाचार पत्र के माध्यम से प्रारंभ किया। 24 जुलाई 1931 को खंडवा रेलवे स्टेशन से जा रही पंजाब मेल ट्रेन में यशवंत सिंह एवं देवनारायण तिवारी ने हथियार ले जा रहे अंग्रेज GR हेकस्ट की या हेक्सन की हत्या कर दी। इस घटना को पंजाब मेल हत्याकांड कहा जाता है। 14 जनवरी 1931 को छतरपुर जिले के चरण पादुका नामक स्थान पर कर्नल फिशर ने स्वतंत्रता सेनानियों पर गोलियां चलवा दी। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इस घटना को चरण पादुका कांड भी कहा जाता है। इस घटना को मध्य प्रदेश का जालियांवाला कांड कहा जाता है। चावल आंदोलन ये जबरन चावल उगाही के विरुद्ध 1947 में रीवा में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल की जानकारी हमें नीलकंठ अभिलेख से मिलती है? ये दोस्तों कृष्णा थर्ड की, राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्णा थर्ड के शासनकाल की जानकारी छिंदवाड़ा स्थित नीलकंठ अभिलेख से मिलती है। गाबो और कपो का संबंध किस शिल्पकला से? गाबो और कपो, तो ये दोस्तों मूर्ति शिल्पकला से इसका संबंध है। मूर्ति शिल्पकला की प्रक्रिया में सबसे पहले मिट्टी का प्राथमिक प्रतिरूप तैयार किया जाता है, जिसे गाबो कहा जाता है। गाबो के बाद की दूसरी प्रक्रिया को कापो कहा जाता है। कापो की प्रक्रिया में अपेक्षित मूर्ति की सुदृढ़ता, भव्यता और बारीकी पर ध्यान दिया जाता है। नरसिंहपुर जिले का चिचली क्षेत्र किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? नरसिंहपुर जिले का चिचली क्षेत्र तो ये धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, धातु शिल्प के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कांसे की विभिन्न वस्तुएं बनाने का प्रमुख केंद्र, तो ये तो इसमें दोस्तों उचेहरा होगा, सतना। निम्नलिखित में से प्रस्तर शिल्पकला के लिए विशेष क्षेत्र है। प्रस्तर शिल्पकला के लिए मंदसौर, तो मध्य प्रदेश में प्रस्तर शिल्पकला का विकास मंदसौर एवं रतलाम में हुआ है। यहाँ पत्थरों पर विभिन्न प्रकार की कलाकृतियां निर्मित की जाती हैं। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं। तो जरी के बटुए भोपाल में बनाए जाते हैं, भोपाल। बैरवगढ़ के प्रिंट ये उज्जैन से एसोसिएटेड है। बाघ हस्तशिल्प, तो ये बाघ धार से एसोसिएटेड है। और चंदेरी की साड़ियां तो कौन नहीं जानता है, अशोकनगर। बसदेवा गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? बसदेवा गायन तो ये बघेलखंड से संबंधित है। संजो बघेल निम्न में से किस लोक गायन से संबंधित है? संजो बघेल ये दोस्तों आल्हा गायन से संबंधित है। संजो बघेल बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रसिद्ध आल्हा गायिका है। तो निम्न लोकगीतों लोकनाट्य को उनके क्षेत्र के साथ सही सुमेलित कीजिए। तो दादरिया दोस्तों ये बुंदेलखंड का है। माच ये मालवा का है। माँ से मालवा। पंडवानी ये बघेलखंड का है, पंडवानी। और सिंगाजी ये निमाड़ क्षेत्र का। लोकगीत गायक प्रहलाद सिंह टिपानिया मुख्यतः कौन सी गायन शैली के लिए जाने जाते हैं? तो प्रहलाद सिंह टिपानिया दोस्तों ये निर्गुणिया गायन शैली के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध लोक गायक प्रहलाद सिंह टिपानिया का संबंध निर्गुणिया गायन से है। इनको वर्ष 2011 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। निर्गुणिया गायन में निर्गुण ब्रह्म की उपासना की जाती है। निम्नलिखित में से किस लोकगीत में महाभारत की कथा सुनाते हैं? तो बरायटा में सुनाते हैं। और ये दोस्तों बरायटा ये कहाँ का लोकगीत है? बुंदेलखंड का। कहाँ का? बुंदेलखंड, ये भी याद रखिएगा, बुंदेलखंड। बासे बरायटा, बासे बुंदेलखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छेड़ा, चाचरी, गादली और खम्ब स्वांग नृत्य का संबंध किस जनजाति से? तो ये दोस्तों कोरकू जनजाति से, कोरकू जनजाति। फिर सुमेलित करना है इसमें। तो चटकोरा ये कोरकू जनजाति से रिलेटेड है। रागनी ये सहारिया जनजाति से रिलेटेड है। कर्मा दोस्तों ये बैगा जनजाति से रिलेटेड है। और सैतम ये
भारी जनजाति से। नेवताली, मौहली, जेवरा, भागिया नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो ये सभी नृत्य दोस्तों भीलों से संबंधित है। तो भगोरिया के अलावा जो भील जनजाति है उसके महत्वपूर्ण नृत्य कौन कौन से हैं? बड़िया है, डोहा है, गरबी है, अंटिया है, कहरावा है, दागला है, घोर है, नेवताली है, मौहली है, जेवरा है, भगिया है और पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवी पार्वती की उपासना के लिए किए जाने वाली काठी नृत्य में उपासक को क्या कहा जाता है? तो इसमें दोस्तों रजल्या या रजुलिया कहा जाता है। तो काठी माता पार्वती के उपासक को रजल्या या रजुलिया कहा जाता है। निमाड़ में यह नृत्य देवी प्रबोधन 11 से महाशिवरात्रि तक चलता है। राई नृत्य के संबंध में विचार कीजिए। तो यह मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य है। बघेलखंड में इसे मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है तथा बघेलखंड में इसे ढोलक वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो इसमें दोस्तों केवल एक ही सही है। राजकीय नृत्य है, ये सही है। बुंदेलखंड में इसे दोस्तों मृदंग वाद्य यंत्र के साथ तथा बघेलखंड में ढोलक वाद्य यंत्र के साथ गाया जाता है। बुंदेलखंड में मृदंग ये बुंदेलखंड में, और जो ढोलक है ये बघेलखंड में। तो उल्टा दिया हुआ है, इसको याद रखिए। चलिए लोकनाट्य और क्षेत्र। तो जिंदवा ये बघेलखंड का है। राई स्वांग ये बुंदेलखंड का है। गम्मत ये निमाड़ का है। और कठपुतली ये मालवा का है। पाटनगढ़ चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों बघेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। तो पाटनगढ़ गोंड चित्रकला मुख्य रूप से बघेलखंड डिंडोरी में प्रचलित है। कहाँ? बघेलखंड डिंडोरी। निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला मध्य प्रदेश की नहीं है? तो मध्य प्रदेश की दोस्तों ये लाक्रमा नहीं है। रंगोली, झांसी एवं मांडना मध्य प्रदेश की लोक चित्रकलाएं, लेकिन ये लाक्रमा नहीं। नौरा में लोक चित्रकला का संबंध किस क्षेत्र से है? नौरा में तो ये दोस्तों बघेलखंड से है इसका संबंध, बघेलखंड से। और बघेलखंड क्षेत्र में सुहागिन महिलाएं भादो माह की नवमी को पारंपरिक भित्ति चित्र बनाकर पूजा करती हैं, और यही न्यूरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला का प्रचलन मालवा क्षेत्र में नहीं? तो इसमें दोस्तों कोहबर। तो मालवा क्षेत्र में दिवासा, चित्रवड़ा, संजा, सवनाही, रंगोली, मांडना आदि लोक चित्रकला प्रचलन में है, जबकि कोहबर बघेलखंड की लोक चित्रकला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के किस चित्रकार ने तिब्बत और सिक्किम में मुखौटा दृश्यों का अध्ययन किया? तो देवयानी कृष्ण। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंदौर में हुआ था। इन्होंने तिब्बत और सिक्किम में मुखौटा दृश्यों का अध्ययन किया। इनको 1946 में अंतर्राष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर आर्ट गैलरी प्रदर्शनी का संबंध निम्नलिखित में से किससे? तो ये दोस्तों बसंत आगाशे से है। बसंत आगाशे ये मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार हैं। इनकी प्रदर्शनियों में प्रमुख क्या है? जहांगीर आर्ट गैलरी इंदौर में, ताज आर्ट गैलरी ये मुंबई में है, अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स ये कोलकाता में है, नई दिल्ली कला शिविर, प्रिंट मेकिंग कैंप, भारत भवन आदि उल्लेखनीय है। इन्हें वर्ष 1962-63 में कालिदास पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कुंडेश्वर का मेला कहाँ आयोजित होता है? तो ये जमदार नदी के किनारे टीकमगढ़ में आयोजित होता है, याद रखिएगा। और ये शिवरात्रि, मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी के अवसर पर आयोजित होता है। निम्नलिखित में से किस रंगकर्मी का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं? तो अनिल रस्तोगी का संबंध मध्य प्रदेश से नहीं, जबकि शरद शर्मा, विभू कुमार और नरहरि पटेल ये सब मध्य प्रदेश के प्रमुख रंगकर्मी बाबा डी के द्वारा रचित प्रमुख नाटक कौन सा है? तो ये दोस्तों अकांड तांडव। तो बाबा डीके ने अकांड तांडव नामक नाटक की रचना की। बाबा डीके ने 1955 में इंदौर में नाट्य भारती की स्थापना की। मयूरी इनका प्रसिद्ध नाटक है।
किसका? बाबा डीके का। निम्नलिखित में से किसका बचपन का नाम आलम था? तो उस्ताद अलाउद्दीन खां के बचपन का नाम आलम था और ये महत्वपूर्ण सरोद वादक थे और इनके द्वारा मैहर बैंड की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नृत्य सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो पंडित कार्तिक राम, इनका जो उपनाम है वो क्या है? नृत्य सम्राट। और ये गजपन नृत्य और बतासा नृत्य करते थे। गजपन नृत्य और बतासा नृत्य करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित करना है। तो अली अकबर खान दोस्तों ये सतना से इनका संबंध है, सतना से। तानसेन तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ग्वालियर से है। उस्ताद अमीर खान का संबंध इंदौर से है और कुमार गंधर्व ये देवास के थे। नेक्स्ट, तो उस्ताद अलाउद्दीन खां ये सरोद वादक हैं। कुमार गंधर्व दोस्तों ये शास्त्रीय लोक संगीतज्ञ हैं। अमीर खान ये ख्याल गायन से संबंधित हैं और गोविंद राव ये मृदंग वादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस्ताद अलाउद्दीन खां ने कौन से संगीत वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था? तो इन्होंने दोस्तों सुर, सितार, चंद सरंग और जल तरंग सभी का आविष्कार किया था। सुर, सितार, चंद सारंग और जल तरंग सभी का इन्होंने आविष्कार किया था। चलिए कुछ समारोह हैं और उनके स्थलों से मिलाना है। तो मध्य प्रदेश समारोह ये कहाँ आयोजित होता है? ये दोस्तों दिल्ली में आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश समारोह। ध्रुपद समारोह ये भोपाल में होता है, ध्रुपद समारोह। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह ये इस शाजापुर में होता है और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह ये जबलपुर में होता है, जबलपुर में। फिर कुछ और चीजों को मिलाना है तो इसमें दोस्तों सभी मिले हुए हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि जो अब वर्तमान राशि है किशोर कुमार सम्मान की, जो कि 1997-98 से दिया जा रहा है, कि वर्तमान जो राशि है 5 लाख रुपए कर दी गई। इसी प्रकार कबीर सम्मान, इसमें भी 5 लाख रुपए अब दिया जाता है और ये 1986-87 से दिया जा रहा है 1986-87 से। तुलसी सम्मान ये 1983 में स्थापित किया गया था। आदिवासी लोक कला पुरुष के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें भी 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कुमार गंधर्व समारोह ये 1992-93 से प्रचलन में है और युवा संगीतकारों को ये प्रदान किया जाता है और इसमें दोस्तों अब 1.25 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया, 2.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा सम्मान 9 विधाओं में दिया जाता है? तो शिखर सम्मान है, ये 9 विधाओं में दिया जाता है और ये 1980 से दिया जा रहा है। नृत्य और रूपांकन हेतु प्रथम वर्ष 1980 में दिया गया। तत्पश्चात संगीत, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, साहित्य, आदिवासी लोक कला, दुर्लभ वाद्य वादन में 2016 से दिया जा रहा है। अब भील जनजाति की उपजाति भिलाला विशेष रूप से किन जिलों में पाई जाती है? तो भिलाला दोस्तों ये धार, बड़वानी और खरगोन जिलों में पाई जाती है। और जो भिलाला है दोस्तों ये स्वयं को राजपूतों का वंशज मानते हैं, मानते हैं खुद को, और ये धार, बड़वानी और खरगोन जिलों में पाए जाते हैं। फाल्या शब्द किस जनजाति से संबंधित है? तो ये भील जनजाति से संबंधित है। तो भीलों के जो निवास स्थान होते हैं उनको फाल्या कहा जाता है, जबकि भीलों के घर को कू कहते हैं, घर को कू और निवास स्थान को फाल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गौण जनजाति का नृत्य है? तो गौण जनजाति का नृत्य दोस्तों कौन सा है? कहरावा है, कहरावा। तो गौण जनजाति के प्रमुख नृत्य कर्मा, सैला, भड़ौनी, सुआ, दीवानी, बिरहा, सजनी और कहरावा है। फिर इसमें सही सुमेलित करना है। तो घोटुल जो परंपरा है दोस्तों ये बस्तर की मुड़िया जनजाति की परंपरा है। भगोरिया हाट ये भील जनजाति प्रचलित प्रणय पर्व है। फिर बेवार दोस्तों ये बैगा चक के बैगाओं द्वारा की जाने वाली पारंपरिक चलित खेती है ये। तो बेवार बैगा जनजातियों की मान्यता है कि हल चलाने से धरती माता के छाती पर घाव हो जाता है, अतः ये बेवार कृषि करते हैं। कर्मा
तो दोस्तों पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत है कर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय किस शहर में अवस्थित है? मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय ये भोपाल जिले में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में 6 कला दीर्घाओं में विभाजित जनजातीय संग्रहालय भोपाल की श्यामला हिल्स पहाड़ी में स्थित है। इसका उद्घाटन 6 जून 2013 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था। इस संग्रहालय का प्रतीक चिन्ह क्या है? बिरछा, जिसे धरती की उर्वरा शक्ति और जीवंतता का प्रतीक माना जाता है। चलिए इसमें कुछ चीजों को सही सुमेलित करना है, तो उसके पहले एक और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निमाड़ी बोली सर्वाधिक बोली जाती है? तो निमाड़ी बोली दोस्तों ये पश्चिमी सतपुड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। तो निमाड़ी जो बोली है दोस्तों ये दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। यह बोली खंडवा, खरगोन, धार, इंदौर, देवास, बड़वानी, झाबुआ आदि जिलों में बोली जाती है। फिर सही सुमेलित करना है कवियों को उनकी रचनाओं के साथ। तो कालिदास मलाविकाग्निमित्रम, भर्तृहरि ये शतक त्रयी से एसोसिएटेड है, शतक त्रयी से। भावभूति उत्तर रामचरितम और बाणभट्ट ये कादंबरी। निम्नलिखित में से किसने सुक्ति शैली में कहावतें लिखी हैं? सुक्ति शैली में घाघ ने कहावतें लिखी हैं। आचार्य रामचंद्र ने घाघ को कवि ना कहकर सुक्तिकार कहा। भीलों का गांधी किसे कहा जाता है? तो बलेश्वर दयाल को कहा जाता है। 5 सितंबर 1905 को इटावा में जन्मे बलेश्वर दयाल को भीलों का गांधी एवं गुरु मामा कहा जाता है। इन्होंने झाबुआ में आदिवासी उत्थान के लिए कई कार्य किए, जैसे डूंगर विद्यालय तथा भील आश्रम की स्थापना की। मध्य प्रदेश में गुफा लेखन अंतरलेख कहाँ पाया जाता है? तो गुफा लेखन दोस्तों ये केवटी में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में गुफा लेखन केवटी रीवा में पाया जाता है। बहुटी जलप्रपात, चचाई जलप्रपात, केवटी जलप्रपात, देवर कोठार प्राचीन बौद्ध स्तूप, रानी तालाब, पंचमठा मंदिर, भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा अनुग्रहित आदि रीवा के प्रसिद्ध स्थल है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जामा मस्जिद है, जिसे उर्दू और संस्कृति लिपि में रखने वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है? तो ये दोस्तों जामा मस्जिद कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है और ये एक ऐसी मस्जिद है जिसे उर्दू और संस्कृति लिपि में रखने वाली एकमात्र मस्जिद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पुरातत्ववेत्ता नर्मदा घाटी सर्वेक्षण से एसोसिएटेड नहीं है? कौन एसोसिएटेड नहीं है? बीबी लाल द्वारा ग्वालियर क्षेत्र में पुरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की गई थी। नर्मदा घाटी सर्वेक्षण में सम्मिलित पुरातत्ववेत्ता पीटरसन है, डी टेरा है, सुपेकर है, सांकलिया है, आरबी जोशी है, एपी खत्री, लेकिन बीबी लाल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में किस क्षेत्र में मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरण प्राप्त किए जाते हैं? तो ये दोस्तों बाघ की गुफाएं हैं। कहाँ? धार में। तो धार में स्थित प्रसिद्ध बाघ की गुफाओं के समीप मध्य पाषाण काल से लेकर नव पाषाण काल तक के उपकरण प्राप्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों से किलाबंद ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां प्राप्त हुई हैं? तो कैथा और एरण से। कैथा कहाँ है? सागर में। एरण कहाँ है? उज्जैन में। तो ये ताम्र पाषाण कालीन बस्तियां हैं और कुल्हाड़ी एवं अन्य ताम्र पाषाणिक उपकरण यहाँ से प्राप्त हुए हैं। कैथा एवं एरण की बस्तियां किलाबंद है। सूपिया स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर गुप्तों के शासन काल को दर्शाता है? तो सूपिया ये दोस्तों बिंद क्षेत्र में है सूपिया। तो गुप्त शासक कुमार गुप्त के उत्तराधिकारी स्कंद गुप्त द्वारा सूपिया स्तंभ लेख मध्य प्रदेश के बिंद प्रदेश पर उसके शासन को प्रमाणित करता है। और सूपिया के अलावा मंदसौर का मालवा संबंध 165 अभिलेख भी स्कंद गुप्त से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशाख दत्त के ग्रंथ मुद्रा राक्षस में निम्नलिखित में से किस नदी का वर्णन किया गया? तो इसमें दोस्तों हिरण्यवाह सोन नदी का, हिरण्यवाह जिसका प्राचीन नाम सोन नदी जिसका प्राचीन नाम हिरण्यवाह था का वर्णन मिलता है। तो 18वीं शताब्दी के
प्रमुख गुप्तकालीन कवि विशाखदत्त द्वारा स्वयं के ग्रंथ मुद्राराक्षस में हिरण्यवाह नदी, सोन नदी का वर्णन मिलता है। कवि विशाखदत्त गुप्त सम्राट रामगुप्त के समकालीन थे, रामगुप्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य कौन सी नदी बहती थी? तो उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य बेत्रावती नदी बहती थी। और पाली ग्रंथों के अनुसार बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। जो बेत्रावती नदी है, बेतवा नदी, जिसे वर्तमान में बेतवा नदी के नाम जाना जाता है, अवंती जनपद के दोनों प्रांतों उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती के मध्य बहती थी, याद रखिएगा। विलियम जोन्स के द्वारा निम्नलिखित में से मौर्यकालीन किस सम्राट को सेंडोकोट्स कहा गया है? सेंडोकोट्स दोस्तों ये किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य को। विलियम जोन्स प्रथम विद्वान थे जिनके द्वारा सिद्ध किया गया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंडोकोट्स था, जो जैन धर्म से संबंधित था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुंग वंशीय किस शासक के काल में विदिशा का खामबाबा स्तंभ स्थापित किया गया? भागभद्र। शुंग वंश के 8वें ये शासक थे, 8वें नंबर का शासक था कौन? भागभद्र। काशीपुत्र भागभद्र के काल में यूनानी राजा एंटियोक्लिट्स के राजदूत हेलियोडोरस के बेसनगर विदिशा में भगवान विष्णु वैष्णव धर्म को समर्पित एक गरुड़ ध्वज स्तंभ वर्तमान में खामबाबा नाम से चर्चित को स्थापित कराया गया था, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सतवाहन शासक सिमुक द्वारा किस शासक को परास्त कर विदिशा पर अधिकार स्थापित किया गया था? तो सिमुक ने दोस्तों सुशर्मा को हराया था, सुशर्मा को। तो सतवाहन वंश के शासक सिमुक ने विदिशा के शासक सुशर्मा, ये कंडव वंश से रिलेटेड था, को पराजित कर अपना आधिपत्य स्थापित किया था। सिमुक के पौत्र सतकर्णी प्रथम ने पश्चिमी मालवा तथा अनूप क्षेत्र नर्मदा घाटी तक अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर नाग वंश का शासन रहा? तो नाग वंश का शासन दोस्तों विदिशा क्षेत्र में रहा। नाग वंश का संस्थापक कौन था? वृषनाग था, वृषनाग। वैसे तो इसमें जो नाग वंश का संस्थापक था वृषनाग। इसके तांबे के सिक्के मिले हैं कहां से? विदिशा से, जिससे संकेत प्राप्ति होती है या संकेत प्राप्त होते हैं कि द्वितीय शताब्दी के अंत में विदिशा क्षेत्र में कुषाणों के पतन के पश्चात नाग वंश की स्थापना हुई थी। भावभूति के मालती माधव में नाग वंश की किस राजधानी का वर्णन किया गया? तो इसमें पद्मावती का वर्णन किया गया है। भावभूति द्वारा अपने ग्रंथ मालती माधव में उल्लेखित किया है कि भीमनाग 210 ईस्वी से 230 ईस्वी के शासन में नाग वंश की प्रारंभिक राजधानी विदिशा से पद्मावती पवाया स्थानांतरित की गई थी। नाग वंश की एक अन्य राजधानी कुतबार मुरैना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में निर्मित भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भूमरा का शिव मंदिर है दोस्तों सतना जिले में स्थित है। सतना में नागौद एवं खोह जिला सतना। और ये गुप्त काल से रिलेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि राजा भोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इन्होंने सम्रांगण सूत्रधार नामक ग्रंथ लिखा था, जो इनकी आत्मकथा है। धनपाल, भास्कर भट्ट, दामोदर मिश्र इनके दरराज कवि थे या दरबारी कवि थे, और इन्होंने धार में भोजशाला का निर्माण करवाया था। तो इसमें दोस्तों केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 सही है, 1 और 2 नहीं, 2 और 3। तो राजा भोज दोस्तों परमार वंश के प्रमुख शासक थे। इनकी प्रमुख रचनाएं भोज प्रबंधन, ये उनकी आत्मकथा थी। सरस्वती कंठाभरण, विद्या विनोद, सिद्धांत संग्रह, सम्रांगण सूत्रधार आदि थी। इन्होंने भोजशाला धार, त्रिभुवन मंदिर चित्तौड़गढ़, भोजपुर मंदिर, भोजताल आदि का निर्माण करवाया। ये कला एवं साहित्य प्रेमी शासक थे। इनके दरबार में धनपाल, भास्कर भट्ट तथा दामोदर मिश्र आदि कवि रहते थे। तो ये इसमें केवल 2 और 3 सही होगा। सम्रांगण सूत्रधार ये इनकी आत्मकथा नहीं थी। इनकी आत्मकथा क्या थी? भोज प्रबंधन। निम्नलिखित में से किस शासक का संबंध दमोह स्थित सलाया शिलालेख से? तो इसमें दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का संबंध है।
मध्य प्रदेश के दमोह में स्थित सलैया शिलालेख का संबंध अलाउद्दीन खिलजी से है, जिसमें उसे तो सलैया शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी को सार्वभौमिक शासक कहा गया। ढोला मारू लोकगीत का संबंध निम्नलिखित में से किस वंश से है? तो कछवाह वंश से है। ढोला मारू लोकगीत का संबंध कछवाह वंश से है। इस लोकगीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू की प्रेम कथा का वर्णन किया जाता है। बाज बहादुर का वास्तविक नाम क्या था? बाज बहादुर का वास्तविक नाम बायजीत खान था। बायजीत खान था। और ये मांडू मालवा के शासक बाज बहादुर का वास्तविक नाम बायजीत खान था। वह अपने पिता सुजायत खान की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, यानी रानी रूपमती के लिए इसने मांडू में रेवाकुंड तथा रूपमती महल का निर्माण करवाया। यह एक संगीतकार भी था। इसने राग मालवी, राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार किया। तो इसने राग मालवी और राग गुजरी आदि रागों का आविष्कार किया। अकबर के सेनापति अधम खान व बाज बहादुर के मध्य 1961 में सारंगपुर का युद्ध हुआ, जिसमें बाज बहादुर की हार हुई थी। निम्नलिखित में से किसका निर्माण गौड़ शासक संग्राम शाह ने नहीं करवाया था? तो इन्होंने राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। गौड़ रियासत के वास्तविक संस्थापक संग्राम शाह का वास्तविक नाम अमरदास था। इन्हें पुलस्याई वंशी भी कहा जाता है। पुलस्याई वंशी कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि निम्न में से किसका निर्माण गौड़ शासक संग्राम शाह ने नहीं करवाया था? तो ये राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था। तो इसमें गौड़ रियासत के वास्तविक संस्थापक संग्राम शाह थे। उनका वास्तविक नाम क्या था? आम्हरदास उनका वास्तविक नाम था। इन्हें पुलस्याई वंशी भी कहा जाता है। इन्होंने संग्राम सागर झील जबलपुर में, बाजना मठ जबलपुर में, सिंगौरगढ़ का किला ये दमोह में, चौरागढ़ किला नरसिंहपुर आदि का निर्माण करवाया। जबकि गौड़ शासक प्रेम शाह ने गढ़ा में राधा कृष्ण मंदिर एवं संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। तो संग्राम शाह ने नहीं, बल्कि राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रेम शाह ने। हालांकि वो भी थे गौड़ शासक। निम्नलिखित में से किसको मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो यशवंतराव होलकर प्रथम को इतिहासकार मध्य भारत का नेपोलियन कहते हैं। क्यों? क्योंकि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने इनको राजराजेश्वर बहादुर की उपाधि प्रदान की थी। इन्होंने वर्ष 1798 में अपनी राजधानी थी भानपुरा मंदसौर स्थानांतरित की और भानपुरा में तोपखाना स्थापित किया। वर्ष 1805 में राजपुर घाट संधि में लॉर्ड वेलेस्ली ने किसके साथ की थी? तो 1805 में राजपुर घाट की संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने किसके साथ की थी? तो ये दोस्तों यशवंतराव होलकर प्रथम के साथ की गई संधि थी। वर्ष 1805 में राजपुर घाट संधि बड़वानी यशवंतराव होलकर प्रथम और लॉर्ड वेलेस्ली के मध्य हुई, जिसके तहत होलकर को चंबल का उत्तरी भाग छोड़ना पड़ा। यशवंतराव होलकर प्रथम ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में भाग लिया था। अभी हाल ही में जोधैया बाई को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जोधैया बाई को पद्मश्री सम्मान दिया गया है और ये उमरिया जिले की रहने वाली हैं तथा ये बैगा आदिवासी पेंटिंग की कलाकार के रूप में प्रसिद्ध है। वर्ष 2022 में नारी शक्ति पुरस्कार से 2022-23 में पद्मश्री सम्मानित इनको किया गया है। जोधा भाई के गुरु आशीष स्वामी इनके गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश परमार और शांति परमार जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वे किस जिले से संबंधित है? ये दोस्तों झाबुआ जिले से संबंधित और ये परंपरागत गुड़िया कला के लिए प्रसिद्ध है। इन्हें जनवरी 2023 में पद्मश्री सम्मानित किया गया। पद्मश्री 2023 से सम्मानित डॉक्टर मुनीश्वर चंद्र डाबर
मुनीश्वर चंद्र डाबर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। और मुनीश्वर चंद्र डाबर ये जबलपुर के निवासी हैं, या जबलपुर से इनका संबंध है, और ये चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित हैं। डॉक्टर डाबर आज भी 20 रुपए की फीस में गरीबों का इलाज करते हैं, तो ये इनकी महानता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित करना है उदयगिरी, तो उदयगिरी ये विदिशा में है। कहाँ है? विदिशा में। मारा, तो मारा धार में है। खतामा ये इटारसी में है, खतामा इटारसी में है। मांडा ये, मारा दोस्तों ये सिंगरौली में है, सॉरी मारा सिंगरौली में है, मारा सिंगरौली में है। मांडा धार में है, मांडा। खतामा, खतामा इटारसी में है। खतामा कहाँ है दोस्तों? इटारसी में है। और उदयगिरी विदिशा में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत सिंह उपाध्याय ने अवंती को मध्यम देश कहा है। भारत सिंह उपाध्याय ने अवंती को मध्यम देश कहा है, पहला कथन है। दूसरा, उज्जैन नगरी की स्थापना राजा अच्युतगामी ने की थी। उज्जैन नगरी की स्थापना राजा अच्युतगामी ने की थी। तो इसमें सी क्वेश्चन है, दोनों सी विकल्प सही है, दोनों कथन सत्य हैं। पाली साहित्य में वर्णन मिलता है कि अवंती को मध्यम देश भारत सिंह उपाध्याय ने कहा था। उज्जैनी नगरी की स्थापना राजा अच्युतगामी ने की थी। यह दीप वंश जो बौद्ध साहित्य है उसमें वर्णित है, दीप वंश में। फिर मालवा के जो इसमें सुमेलित करना है, तो मालवा के शासक निम्नानुसार, तो दिलावर खां गौरी ये दोस्तों 1401 से 1406 के बीच में रहा। अल्प खान ये 1406 से 1435 के बीच में रहा। गजनी खां ये 1435 से 1436 के बीच में रहा। नसीरुद्दीन शाह ये 1501 से 1510 के बीच में रहा। तो अब शासक और उनकी राजधानियां देखते हैं, उनको सुमेलित करते हैं। तो यादव राव ये मंडला से एसोसिएटेड है, मंडला। फिर दलपत शाह ये दोस्तों सिंगौरगढ़ से रिलेटेड है। रानी दुर्गावती, यादव राव दोस्तों रामनगर से एसोसिएटेड है, रामनगर। दलपति शाह ये सिंगौरगढ़ से हैं। रानी दुर्गावती मंडला से हैं। नरेंद्र शाह चौरागढ़ से। तो इस तरह से इसका क्रम याद रखिएगा कि यादव राव ये रामनगर से हैं, दलपति शाह ये सिंगौरगढ़ से हैं, रानी दुर्गावती मंडला से, और नरेंद्र शाह ये चौरागढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान सिविल जज के पद से त्याग पत्र देने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो ये दोस्तों शंभुदयाल मिश्र थे। शंभुदयाल मिश्र ने सिविल जज के पद से त्याग पत्र देकर 1920 में असहयोग आंदोलन तथा रतौना सत्याग्रह में भाग लिया था। सन 1195 में सिहाबुद्दीन गौरी ने त्रिभुवनगढ़ पर हमला किया। यह किस शासक के अधीन था? तो ये किस शासक के अधीन था? यदुवंशी कुमारपाल। उसकी कहानी ये है कि सन 1142 में तराइन के युद्ध के पश्चात गौरी द्वारा उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार के प्रयासों के तहत सन 1195-96 में मध्य प्रदेश के ग्वालियर मुरैना क्षेत्र में आक्रमण किए गए। सन 1195 ईस्वी में सिहाबुद्दीन गौरी ने एवक और तुगरिल के साथ त्रिभुवनगढ़ पर हमला किया। यह उस समय यदुवंशी शासक कुमारपाल के अंतर्गत था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के सुल्तान जिसके सम्मुख विजयश्री कभी भी नहीं मुस्कुराई, पुनः हार गया, फरिश्ता का यह कथन किस सुल्तान से संबंधित? तो ये दोस्तों होशंग शाह से संबंधित है, होशंग शाह से। 1822 के अहमद शाह गुजराती के आक्रमण के समय जब उसने अंत में सारंगपुर में शिविर स्थापित किया, तो मालवा सुल्तान होशंग शाह ने गुजरात सुल्तान के समक्ष शांति और संधि का प्रस्ताव रखा, जिसे अहमद शाह ने स्वीकार कर लिया। परंतु होशंग शाह ने धोखे से रात्रि के समय असावधान गुजराती सेना पर आक्रमण कर दिया। अहमद शाह गुजराती हिम्मत के साथ लड़ा और मालवी सेना पर टूट पड़ा। इस संबंध में फरिश्ता लिखता है कि मालवा के सुल्तान जिसके सम्मुख विजयश्री कभी भी नहीं मुस्कुराई, पुनः हार गया बेचारा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोरक्को निवासी इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृत्तांत में किस नगर के लिए लिखा है कि यह नगर बहुत बड़ा है और बाजारों में सदा भीड़ लगी रहती है। तो ऐसे दोस्तों उसने चंदेरी के बारे में कहा था। जो मोरक्को निवासी इब्न बतूता था, ये दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत की यात्रा पर आया था और उसने अपने यात्रा वृत्तांत में चंदेरी के विषय में लिखा कि यह नगर बहुत बड़ा है और बाजारों में सदा भीड़ लगी रहती है। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने स्वतंत्रता संग्राम में जबलपुर से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? तो जबलपुर से दोस्तों दैनिक लोकमत समाचार पत्र फरवरी 1930 को मध्य प्रांत के जबलपुर से दैनिक लोकमत समाचार पत्र को सेठ गोविंद दास तथा द्वारका प्रसाद मिश्र ने प्रकाशित किया। मध्य प्रदेश के वर्तमान डिंडोरी जिले का रामगढ़ गांव 1857 के विप्लव के समय विद्रोह का एक केंद्र था। उस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता रानी अवंतीबाई थी। तो राष्ट्रव्यापी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व मंडला वर्तमान में डिंडोरी जिले के रामगढ़ रियासत की विधवा रानी अवंतीबाई ने किया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कर्मवीर समाचार पत्र का प्रकाशन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता था? कर्मवीर समाचार पत्र का आयोजन मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में किया जाता था। तो कर्मवीर पत्र का प्रकाशन 17 जनवरी 1920 को महाकौशल क्षेत्र के जबलपुर जिले से प्रारंभ हुआ। कर्मवीर के प्रधान संपादक श्री माधवराव सप्रे तथा संपादक श्री मक्खनलाल चतुर्वेदी थे। निमाड़ क्षेत्र के खंडवा जिले में भी कर्मवीर पत्र का प्रकाशन 4 अप्रैल 1925 ईस्वी से श्री मक्खनलाल चतुर्वेदी के प्रयासों से शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1857 की क्रांति के दौरान मेजर मीडो ने तात्या टोपे को किस क्षेत्र से गिरफ्तार किया था? मेजर मीडो ने तात्या टोपे को शिवपुरी क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। तो रानी लक्ष्मीबाई के मृत्यु के पश्चात तात्या टोपे भागने में सफल हो गए। तात्या टोपे ने शिवपुरी को अपनी शरणस्थली बनाया। अंततः 7 अप्रैल 1859 को नरवर के राजा मान सिंह ने अंग्रेजों की मुखबरी कर उन्हें छलपूर्वक गिरफ्तार करवा दिया। तात्या टोपे को शिवपुरी के जंगलों में मेजर मीडो ने पकड़ लिया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी पर लटका दिया था। अमझेरा रियासत के राजा बख्तावर सिंह द्वारा अंग्रेजों की किस छावनी पर हमला कर उसे तबाह किया गया? तो ये दोस्तों भोपावर छावनी पर हमला करके उसे समाप्त किया गया था। तो अमझेरा के राजा बख्तावर सिंह ने भोपावर में अंग्रेज छावनी पर हमला कर उसे तबाह कर दिया, जिससे वहां का पॉलिटिकल एजेंट भागकर झाबुआ पहुंचा, जहां झाबुआ के राजपूत शासक ने उसे अपने महल में शरण दी थी। बख्तावर सिंह को बाद में अंग्रेज अधिकारियों ने गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया था। मध्य प्रदेश के किस जिले में बोधि वंश के शासन के प्रमाण प्राप्त हुए? बोधि वंश के शासन के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए तो जबलपुर में। तीसरी शताब्दी में तेवर आधुनिक जबलपुर में बोधि वंश के राजाओं की जानकारी मिलती है। इस वंश के प्रमुख शासक श्री बोधि, चंद्र बोधि और शिव बोधि के नाम से प्राप्त हुए। रीवा किले में मृत्युंजय नाथ के मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? मृत्युंजय नाथ मंदिर का निर्माण, तो मृत्युंजय नाथ मंदिर का निर्माण बहाव सिंह ने करवाया था। भाव सिंह ने रीवा किले के प्रांगण में मृत्युंजय नाथ मंदिर का निर्माण कराया था। राजा भाव सिंह ने 3 बार पुरी की यात्रा की थी और वहां से मूर्ति लाकर मुकुंदपुर, रीवा और कोटर में स्थापित की थी। सभी बघेल राजा बड़े धर्मात्मा भगवान जगन्नाथ के अन्य भक्त रहे। तो महान ये बड़े धर्मात्मा थे और भगवान महावीर के अन्य भक्त थे। मालवा की एलोरा किसे कहा जाता है? तो धर्मराजेश्वर को कहा जाता है। धर्मराजेश्वर ये मंदसौर से 70 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। महत्वपूर्ण गुफाएं हैं ये, और यहाँ पर विष्णु और शिव मंदिर, इसके अलावा बौद्ध धर्म के भी मंदिर हैं। जिन्होंने पहाड़ियों को काट कर बनाया गया था, तो इन्हें कुल मिलाकर पहाड़ियों को काट कर बनाया गया था। इनकी तुलना एलोरा गुफाओं से की जाती है। सोनागिरी महल अवस्थित है, तो ये दोस्तों सिवनी में अवस्थित है। सोनागिरी महल, दीवान महल, आधे गांव का महल सिवनी में अवस्थित है।
ज्वाला देवी का मेला लगता है, ज्वाला देवी का मेला, तो ये दोस्तों सागर में लगता है। तो जलंधर गांव सागर में मार्च माह में, मार्च माह या चैत्र माह में यह मेला लगता है। तोरमाण की ताम्र मुद्रिकाएं प्राप्त हुई हैं। तोरमाण की ताम्र मुद्रिकाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? एरण से प्राप्त हुई, एरण से। तो तोरमाण जो कि एक खून शासक था तथा गुप्तों के समकालीन था, ये इसकी जो मुद्राएं हैं एरण सागर से प्राप्त हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के विदिशा में नागवंश का संस्थापक कौन था? तो विष्णुनाथ था, विष्णुनाथ। नागवंश का संस्थापक विष्णुनाथ था, जिसने 2वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में बिरसा में इस वंश की स्थापना की थी। वर्ष 1913-14 ईस्वी में बेसनगर बिरसा उत्खनन में नागों के सिक्के प्राप्त हुए। नागवंश का अगला शासक भीमनाग हुआ, जिसने अपनी राजधानी बिरसा से पद्मावती पवाया स्थानांतरित की थी। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा चौथा अभ्यास का समाप्त होता है। इसमें इकाई 1 के संपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया गया है। चलिए मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको दोस्तों ये सीरीज अच्छी लग रही है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।